सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद टुडेज एनालिसिस एंड चलिए देखते हैं कि आज कैसा रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का हाल। बट उससे पहले थोड़ा सा आज हम लोग पहले ग्लोबल क्यूज़ पे जाएंगे बिकॉज बहुत ही मेजर डिसीजन आने वाला है जो कि है फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन। और अभी टाइम हो रहा है लगभग 9 साढ़े 9 के आसपास। और उसका जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा उसका टाइमिंग रहेगा इंडियन टाइम में 12:30 AM, मतलब रात को। तो बेसिकली यहाँ पर अभी उसका बाज़ार का इफेक्ट हमारे सुबह में बाद में पता चलेगा, जो कि ऑब्वियस सा बात है। फेड का एक्सपेक्टेशन 0.25 बेसिस पॉइंट्स काटने का है, तो उस बेसिस पे देखा जाए तो अभी हम लोग को ग्लोबल मार्केट्स पे थोड़ा सा पहले फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस जिस हिसाब से हैं, हम लोग सबसे पहले आज बॉन्ड यील्ड्स का ही एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो बॉन्ड यील्ड्स के हिसाब से यदि हम लोग थोड़ा सा RSI वगैरह सब चेक करें तो बॉन्ड यील्ड्स एग्जैक्टली ये आपका वीकली चार्ट है, ठीक है। बॉन्ड यील्ड्स का ये आपका वीकली चार्ट है और इसमें हमें अभी क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक आपको ये वाला पैटर्न दिख रहा होगा, ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पर बनाया हुआ है। और यहाँ पर हमारे बॉन्ड यील्ड्स अभी बढ़े हुए हैं। तो अब ये एक ऐसे पड़ाव पर है कि क्या तो ये अभी बहुत बड़ा ब्रेकआउट देगा या फिर एक ब्रेकडाउन देगा। अब आप ही बोलो, यहाँ पर जिस तरीके से अभी ऑब्वियस सा बात है, हमें पता है कि फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट कट करेगा, तो उसके बेसिस पे यहाँ पर रेट कट होने पर यहाँ पर आपको डाउन साइड देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पर जिस तरीके से बढ़ रहा है या बढ़ रहा था पिछले कुछ दिनों से, तो यहाँ पर अभी रेट कट की वजह से यहाँ पर डाउन साइड देखने को मिलना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर डाउन साइड देखने को मिले, लेकिन एक सिनेरियो ऐसा भी है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा फेड के आउटलुक की वजह से, फेड का जो आउटलुक है वो एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। बिकॉज जनवरी में ऑब्वियस सा बात है ट्रम्प साहब आने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट की गद्दी पर बैठने वाले हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा सा एक नेशनलिस्ट पॉलिसी, बट येट बिजनेस के साथ मतलब फ्रीडम ऑफ बिजनेस फॉर US इंडस्ट्रीज़, यानी कि US बेस्ड कंपनीज पे थोड़ा सा वेलफेयर का खर्चा हो सकता है, टैक्सेशन थोड़ा सा कम हो सकता है, जिसकी वजह से जो फिस्कल इनकम है, फिस्कल अर्निंग्स ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें थोड़ी कमी आ सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक तरीके से आप समझ लो, जो इंटरेस्ट रेट कट है वो तो होगा ही, लेकिन फेड का जो आउटलुक है वो भी देखने वाला बात रहेगा। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको कहा कि रेट मतलब जो टैक्स कट आ सकते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी में पैसा का जो फ्लो है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वो बढ़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो उसकी वजह से क्या तो दो ऑप्शंस रहते हैं। देखो, बाज़ार में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए दो ऑप्शंस रहते हैं। पहला ऑप्शन रहता है कि क्या तो फेड जो है वो बैंकों के द्वारा रेट कट करवा दे, या फिर जो गवर्नमेंट है वो फिस्कल मतलब देखा जाए तो फिस्कल अर्निंग्स अपनी कम कर ले, यानी कि टैक्सेशन जो है उसको कम कर दे, जिसकी वजह से यहाँ पर यदि लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वहाँ पर थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। हालांकि दोनों में अपना अपना तरीका है। यहाँ पर इसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी में जो बूस्ट होगी वो अच्छी खासी मिल सकती है, इकोनॉमी में बूस्ट होगी। और साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा अनकंट्रोलेबल हो सकता है जिस स्टेट पे है, यहाँ से यदि मान लो थोड़ा बढ़ता है तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला बात हो सकता है फॉर फेड। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो आउटलुक देखा जाएगा उस पर अभी बॉन्ड यील्ड्स थोड़ा गेम खेल रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड्स यहाँ पर ब्रेकआउट देंगे या फिर दोबारा से अपने स्टैंड लाइन को मेंटेन करते हुए डाउन साइड का घर दिखाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका बॉन्ड यील्ड्स का थोड़ा सा बात। अब हम लोग चलते हैं डॉलर इंडेक्स पर। तो अभी डॉलर इंडेक्स मजबूत दिख रहा है बिकॉज ऑब्वियस सा बात है रेट कट होने वाला है, तो उसकी वजह से यहाँ पर डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा अपसाइड दिख रहा है, क्योंकि बाजार में ऑब्वियस सा बात है डॉलर बढ़ेगा, ऑब्वियस क्योंकि इकोनॉमी में एक अच्छा खासा बूस्ट मिल रहा है, राइट। तो चलो डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, ये थोड़ा सा रूबी के लिए दिक्कत है, इंडियन रुपीज़ के लिए वो बाद में हम लोग थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने देखेंगे। नेक्स्ट इंडिया विक्स की बात कर लेते हैं। इंडिया विक्स में अभी भी देखा जाए तो बढ़ोतरी देखने को मिली है आज। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कल हमारे मार्केट्स की वीकली एक्सपायरी है, निफ्टी की जो है वीकली एक्सपायरी। अब इसकी वजह से यहाँ पर कल बड़े बड़े पोजीशंस बन सकते हैं, हम लोग उसको भी डिस्कशन में लाएंगे। अभी हम लोग देखते हैं कैसा यहाँ पर कॉल और पुट का सिनेरियो बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग थोड़ा सा क्रूड ऑयल भी देख लेते हैं। तो क्रूड ऑयल ऑब्वियस सा बात है एक मेंटेन किए हुए है, नीचे से बाइंग तो आई है, नीचे से थोड़ा सा फ्रेश बाइंग आया हुआ है, बट स्टिल वो अपने ट्रेंड लाइन को मेंटेन किया हुआ है। यदि मान लो शूटअप करा तब वो अलग बात मानी जाएगी, तो हम लोग देखेंगे उसमें कैसा होता है। अभी पूरी तरीके से टाइम पास चल रहा है क्रूड ऑयल में, ठीक है।
अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं इक्विटी इंडाइसेस पर। यदि हम लोग एस&पी की बात करें तो एस&पी का हम लोग डेली चार्ट्स पर चलते हैं। डेली चार्ट्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है? डेली चार्ट्स में एस&पी एग्जैक्टली अपने सपोर्ट पॉइंट के आसपास से घूमा। यदि कल की बात करें तो कल सपोर्ट पॉइंट से घूमा था और आज गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद एक ग्रीन कैंडल में हमें दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अभी एस&पी में भी एक्सपेक्टेशंस है, ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पर फेड रेट कट होगा तो जिसकी वजह से यहाँ पर एक अपसाइड का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ वरना आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका जिस तरीके से मूवमेंट चल रहा है तो यहाँ पर आपका जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर बेसिकली आपका जो ग्रीन मूवमेंट चल रहा है वो आपका एस&पी के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव माना जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो कैंडल स्टिक बन रही है वो आपको एक ट्रायंगल पैटर्न और उसके बाद यदि ऊपर शूटअप कर गया तो एक अलग बात बन जाएगी। यहाँ पर एस&पी में फिर नई तेज़ी बनने के लिए रेडी हो जाएगा बाजार। ठीक है, ये हो गया आपका एस&पी का बात। लेकिन अब यहाँ पर एक बात ये ऐसा भी है कि यदि मान लो 6025 तोड़ दिया तब तो वो अलग ही केस बन जाएगा, तो उसको हम लोग ऐसे अलग से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, डाउ जोन्स पे चलते हैं तो डाउ जोन्स में हमारे पास कैसा चल रहा है? यहाँ पर बेसिकली उसने ब्रेक डाउन दिया था बट स्टिल ब्रेक डाउन देने के बावजूद ये एक तरीके से थोड़ा सा सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर की ओर जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्वियस सा बात है, देखते हैं यहाँ पर कैसा रहता है। अगेन यदि हम लोग अब नैस्डैक पे चलते हैं, नैस्डैक अपने ऑलमोस्ट अगेन लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है, तो वो एक तरीके से अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। वीकली चार्ट्स पे आपको एक अच्छे से समझ में आएगा कि नैस्डैक जो है वो एक अच्छा खासा पैटर्न बना रहा है। कैसा पैटर्न? यहाँ पर आप ट्रायंगल पैटर्न यदि आइडेंटिफाई कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। ये एक तरीके से ये एक लाइन बन गया। आप बोलोगे स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो लो भाई इसको हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेट कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमें यहाँ पर डाउन साइड से एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रहा है। ये एक तरीके से ट्रायंगल, बहुत तीखी ट्रायंगल देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपको डाउन साइड जैसे एक रेड कैंडल देखने को मिल जाएगा ना, तो उसके बाद आपका जो नैस्डैक है वो नीचे आराम से फिर फिसल सकता है और वो आ सकता है, बहुत मेजर लेवल है, वो ऑलमोस्ट 16,000 के आसपास आ सकता है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे ग्लोबल मार्केट्स का हो गया। अब ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड होते हैं एफआईआईज। तो एफआईआईज का एक्टिविटी देख लेते हैं जो कि ना के बराबर रहा। कैश मार्केट की बात करें 1300 करोड़ की बिकवाली। फिर यदि हम लोग इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो 810 करोड़ की बिकवाली, और स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 940 करोड़ की बिकवाली। तो 1700 और 1300 ऑलमोस्ट 3000 करोड़ की बिकवाली करी है, जो कि उतना बड़ा नहीं है। यदि आप देखो कल का कंपेयर करो तो 14,000 करोड़ की थी और आज सिर्फ 3000 करोड़ की। तो जैसा कि आपको मैंने रीज़न ऑलरेडी बता दिया था कि एफआईआईज में भी ऐसा हो रहा है। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। एफआईआईज में अभी पार्टिसिपेशन कम रहेगा बिकॉज 20 दिसंबर के बाद यहाँ पर एक तरीके से हॉलीडे सीजन हो जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं हॉलीडेज, मूड जो होता है उनका हॉलीडे वाला हो जाता है, राइट। और साथ ही साथ सेकंड रीज़न ये है, न्यू एलोकेशंस जो होते हैं वो आपके लगभग समझ लो जनवरी से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जनवरी से स्टार्ट। तो इस वजह से यहाँ पर इन दो रीजंस की वजह से बाजार में अभी एफआईआईज का थोड़ा सा पार्टिसिपेशन कम दिख सकता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ और ये भी है कि यहाँ पर अब आज सेबी का एक सर्कुलर आया था जिसकी वजह से बाजार में मतलब देखा जाए तो कल आज सुबह सुबह आया था और एक तरीके से थोड़ा सा उसका स्पेकुलेशन वगैरह सब चल रहा था। यहाँ पर ऐसा हुआ है कि बाजार में सेबी ने एक सर्कुलर ऐसा निकाला, आप एक केस समझो जैसे कि दो एफआईआई ए, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एफआईआई ए, और ये एक आपका बी है। ठीक है, पर्सन ए पर्सन बी दोनों एफआईआईज हैं। ये क्या करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग करते हैं। मतलब ये इनका पर्सपेक्टिव ये है कि मुझे यदि कोई भी बाज़ार में ट्रेड करना है, मुझे ट्रेड नहीं, मुझे इन्वेस्ट करना है। यानी कि मैं अपना जो टाइम होराइज़न है उसको 5 साल से 10 साल के आसपास रखता हूँ। 3 साल 5 साल 10 साल उसके आसपास रखता हूँ, तो मुझे कभी बेचना ही नहीं है। ठीक है, और ये जो बी है, ये बी जो है वो एक तरीके से आपका हेज फंड है। तो हेज फंड्स का क्या काम रहता है? मतलब उनका लॉन्ग शॉर्ट दोनों रहता है। तो यहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट अपने आराम से लिख सकते हैं, लॉन्ग के साथ साथ शॉर्ट। तो ये क्या करते हैं, हेज फंड्स क्या करते हैं, वो उनको यदि लगता है कि बाज़ार अभी मान लो थोड़ा यहाँ से 10% का करेक्शन दिखा सकता है, तो इनके लिए जो ए पर्सन है उनके लिए तो कुछ फ़र्क का बात नहीं है, क्योंकि 10% शॉर्ट टर्म में मुझे क्या ही लेना देना, मुझे आराम से खाना है। मतलब यदि मैं कैगर की बात करूँ तो 15% के आसपास, तो मैं शॉर्ट टर्म का बात कुछ नहीं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हेज फंड क्या करते हैं, इनसे इनका शेयर्स उधार लेकर के, मतलब पर्सन बी जो है वो ए के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे अपने शेयर्स उधार पे दे दो, मुझे उसे शॉर्ट करना है, या मतलब मैं उसके ऑब्वियस सा बात है मैं उसे शॉर्ट करूंगा और जब नीचे आएगा तो मैं उसे बाई कर लूँगा, या जो भी मैं ट्रेड करूँगा। बेसिकली आपका शेयर्स मुझे उधार दे दो, मैं उसे एक बार ट्रेड करके आपको वापस लौटा दूंगा। तो पर्सन ए जो है
वो क्या करते हैं, वो अग्री कर लेते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरा शेयर्स उधार पे ले लो, मुझे मैं आप मुझे एक तरीके से एक इंटरेस्ट चार्ज दे देना, ठीक है। तो फंड भी जो है वो ऑब्वियस सा बात है वो अग्री करते हैं। लेकिन साथ ही साथ इनको एक आइडिया आता है कि यदि उनको थोड़ा सा हेज फंड पे एक श्योरिटी है और एक मार्केट आउटलुक भी उनको आइडिया है कि बाज़ार अभी यहाँ से थोड़ा सा नीचे करेक्शन दे सकता है, तो ये जो ए पर्सन है वो लॉन्ग ओनली की जगह एफएनओ में शॉर्ट पोजीशंस भी बनाते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट पोजीशन बनाने की वजह से ये तो शॉर्ट कर ही रहे थे, मैं यहाँ पर लॉन्ग हटा देता हूँ, ये जो लॉन्ग शॉर्ट हेज फंड है यहाँ पर उन्होंने सिर्फ शॉर्ट करा उधार लेकर के, और जो ए पर्सन है यहाँ पर एफ आई ए जो है उन्होंने भी शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर बना ली, जिसकी वजह से उस बाज़ार में डबल शॉर्ट बन गया, ठीक है, डबल शॉर्ट बन गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रिटेलर्स होता है या फिर जो डीआईएस होते हैं, डीआईएस का तो चलो ठीक है, यदि हम लोग अपने इंडियन मार्केट्स की बात करें तो उनको ज़्यादा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो रिटेलर होता है उनका पोजीशनिंग बहुत ख़राब हो जाता है, उनको बहुत अच्छा खासा लॉस हो जाता है। तो गिवन अब यहाँ पर ये एक तरीके से आप समझ लो इनका कैटेगरी क्या है, जब यदि मान लो वो अपने आप को एज अ रजिस्टर करवाते हैं, कोई भी मान लो आप यदि फंड्स लगा रहे हो कहीं पर, तो वहाँ से आपको जैसे सेबी है यहाँ पर उनसे परमिशन लेनी होगी, तो ये सिर्फ लॉन्ग करने का लाइसेंस ले रखे हैं और ये अपने आप को एज अ हेज फंड आइडेंटिफाई करवाते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कर सकते हैं। तो क्योंकि एफएनओ में वो शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर रहे थे कोई ना कोई तरीके से, तो वो चीज़ को बंद करवाने के लिए आज सेबी ने वो सर्कुलर जारी किया था कि अब ये चीज़ नहीं चलेगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो पर्सन ए है उनको ये चीज़ मतलब एक तरीके से समझ लो बुरा लगा, या फिर समझ लो ना यहाँ पर एक तरीके से उनको वो जो डबल शॉट वाला पोजीशन है वो पैनिक कर गए कि यहाँ पर अब मैं नहीं कर सकता हूँ, तो उनके कई सारे ऐसे पोजीशनिंग होंगे जो उनको अपना कम करना था। मतलब ये यहाँ पर आप समझ लो इन्होंने पर्सन ए ने 100 रुपये का माल खरीदा तो साथ साथ 100 रुपये का माल बेचा होगा, यदि उनको लग रहा है कि नीचे जाएगा, तो उसके चक्कर में बाज़ार में अभी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिली थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब पैनिक आया तो उनको लगा कि अब सब बेच दो, उसकी वजह से यहाँ पर ऐसा हुआ कि पैनिक के बाद सबको अब समझ में आया कि इसमें सेबी टाइम दे रही है, ऐसा नहीं है कि ये रातों रात हो रहा है, इसमें ऑब्वियस सा बात है वो साल भर के आसपास का टाइम दे रही है, तो इस चक्कर में 6 महीने साल भर जो भी है उसके आसपास का टाइम दे रही है, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ ऐसी नहीं है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि उस सर्कुलर में एक ऐसा सिचुएशन था जिसको बंद करना था। तो ऐसे कई सारे सिचुएशन सेबी ने किए हैं और सर्कुलर में जारी किए हैं कि एफआईआईएस का ऐसे मनमानी नहीं चलेगा और एक तरीके से एक एथिकली आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। ये एफआईआईएस के लिए सर्कुलर था और ये सर्कुलर को मानने के लिए उनको कुछ कुछ टाइमलाइंस दी गई हैं। तो ये ऐसा रातों रात नहीं होना है, इसकी वजह से यहाँ पर जो पैनिक में सेलिंग आई थी अब वापस से यहाँ पर थोड़ी बाइंग आ जानी चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पर चलते हैं हमारे बाज़ार का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आज सीधे सीधे सिर्फ लेवल्स की बात कर लेते हैं। हमारा कल का एक्सपेक्टेशन ये था कि यदि मान लो हम लोग कल का एक्सपेक्टेशन देखें तो यहाँ पर निफ्टी में यदि मान लो डाउन साइड का ओपनिंग होता है 24,200, तो यहाँ पर आपका एक्सपेक्टेशन ये था कि नीचे में यदि जाता है 24,180 का जो लेवल है उसको यदि ब्रेक करता है तो 24,000 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन देखा जाए तो जो मतलब एक्सपेक्टेशन क्या था, चलिए आज का यहाँ पर ओपनिंग क्या है। ओपनिंग बेसिकली आपका 24,300 के पास था। 24,300 मतलब ऑलमोस्ट फ्लैटिश ओपनिंग। तो 24,300 के बाद यहाँ पर आपको डाउन साइड में 240 का देखने को मिला, ये दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ 180 का भी लेवल देखने को मिला, 150 था एग्जैक्टली, यदि आप लो देखो तो 149 का था। तो यहाँ पर एक तरीके से हमारे नीचे के सारे टारगेट्स अचीव हो गए। ऊपर की यदि मैं बात करूँ तो 360 का लेवल आपको आराम से देखने को मिला, लेकिन वो 394 से ही घूम गया, राइट। तो इस वजह से यहाँ पर हमारा जो ऊपर का जो टारगेट्स है वो ऑलमोस्ट 3 टारगेट्स अचीव होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, आज मैं सीधे आपको गैप अप गैप डाउन एनालिसिस करवा देता हूँ, बिकॉज बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा आपको डेटा ओवरलोड हो सकता है। बेसिकली यदि उसके लिए हम लोग थोड़ा सा चलते हैं जो एफआईआई जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है उसका पोजीशनिंग क्या है, चलिए थोड़ा सा वो एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली यदि मैं निफ्टी का बात करूँ, कल आपका वीकली एक्सपायरी है, तो 24,000 के पुट पर 1.5 करोड़ शेयर्स है। यदि मैं 24,200 का बात करूं तो ऑलमोस्ट बराबर का मामला है, कॉल राइटर थोड़े से ज़्यादा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी जितने भी ऊपर में कॉल राइटर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैवी है। 24,500 पे 90 लाख पुट राइटर्स फंस चुके हैं, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से 3 दिनों में गिरावट आई ना, इस दिन उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, मंडे को एक्सपेक्ट नहीं करा था कि बाज़ार में इतनी अच्छा खासा बिकवाली आएगा। लेकिन उसके बाद
यहाँ पर जो 24,500 के पुट राइटर थे वो वापस से अब यहाँ पर सोचे कि एक तरीके से जो मोमेंट आ रहा है, हो सकता है थर्सडे फ्राइडे को अच्छा खासा अपसाइड हमें देखने को मिल जाए या फिर अच्छा खासा वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाए, इसलिए उन्होंने 24,500 वाले पुट राइटर्स ने पोजीशनिंग नहीं काटी। तो अब यहाँ पर क्या हो जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर जो पुट राइटर्स थे वो फंस गए। बाकी नीचे में जितने हैं सब यहाँ पर आपको कॉल राइटर ही बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे। तो इसकी वजह से बाजार में भी थोड़ा प्रेशर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं लेवल्स पर। यदि मान लो निफ्टी में आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, गैप अप ओपनिंग का मतलब यहाँ पर निफ्टी में 24,300 के आसपास आपको ओपनिंग देखने को मिलता है। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में 24,200 का लेवल आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद ऐसा हो सकता है कि 24,150 के आसपास का आपको लो दोबारा दिखाई दे। यदि इसको ब्रेक किया तो इन दैट केस 24,000 का लेवल आपको दोबारा से देखने को मिलेगा और लास्ट आपका 23,860 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। नेक्स्ट ऊपर की बात कर लेते हैं, 24,400 का एक अच्छा खासा टारगेट है, यहाँ से ऊपर निकलना चाहिए। एक्चुअल में 24,394 आता है, तो यहाँ पर मैं 6 पॉइंट का मगजबारी नहीं करूँगा, 360 ही देख लेते भाई। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि दिक्कत हो सकता है। तो 24,360 24,360 इसके ऊपर यदि निकलता है तो 24,400 ये निकलना ज़रूरी है। इसके ऊपर निकलता है तो 24,500 का एक आपको लेवल देखने को मिल सकता है एज अ रेजिस्टेंस के हिसाब से। यहाँ पर एक बीच में छोटू सा लेवल आप देख सकते हो 24,450 का, बिकॉज यहाँ पर 24,440 का भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि यदि मान लो आपको एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला, यानी कि 24,100 के आसपास, जिसका एक्सपेक्टेशन जो है वो थोड़ा कम ही मान के चलना। ठीक है, लेकिन फिर भी यदि मान लो आपको गैप डाउन ओपनिंग होने की वजह से 24,100 के आसपास का ओपनिंग देखने को मिला। डाउन साइड में कहाँ तक है, 24,000 से लेकर आप समझ लो 23,860। तो यहाँ पर गैप डाउन होने के बाद एक तुरंत नीचे डिप आएगा, एक वापस से जो शैडो बनाएगा और वापस से ऊपर टान देगा। ठीक है, ऑलरेडी सपोर्ट जोन में है। अप साइड की बात कर लेते हैं, 24,240। मैं एक्चुअली इसको 24,240 ही मानूंगा, बिकॉज एक बढ़िया आपको लेवल वहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर उसके ऊपर 24,360 और फिर उसके ऊपर 24,400। बाकी हम लोग लाइव मार्केट में रिव्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यदि फ्लैट होता है, यदि फ्लैट ओपनिंग होती है 24,200 के आसपास, तो डाउन साइड में कहाँ तक है, 24,150। इसके नीचे दी जाता है तो इन दैट केस आपका 24,000 का एक आपको साइकोलॉजिकल मार्क देखने को मिलेगा। उसके नीचे 23,860 का है। अप साइड की बात कर लेते हैं, तो अप साइड में आपका 24,300 ये निकलेगा, तो आपका यहाँ पर 24,360 भी देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा तो 24,400 का लेवल आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। बाकी हम लोग लाइव मार्केट में रिव्यू करेंगे। तो आई होप आपको गैप अप गैप डाउन एनालिसिस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के गैप अप गैप डाउन एनालिसिस पर। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने भी अच्छा खासा आज नीचे दिखाया। यहाँ पर बेसिकली आरएसआई के हिसाब से भी देखा जाए तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में ये घूम सकता है। डेली चार्ट्स पर देख रहे हैं हम लोग 45 का आरएसआई चल रहा है, थोड़ा सा नीचे और आने के बाद 51,680 आने के बाद दोबारा से बैंक निफ्टी घूम सकता है, राइट। तो यहाँ पर अब यदि हम लोग देखें तो बेसिकली बैंक निफ्टी में आपका गैप अप ओपनिंग देखने को मिला। ठीक है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद डाउन साइड में कहाँ तक है, डाउन साइड गैप अप ओपनिंग का मतलब क्या, गैप अप ओपनिंग का मतलब यहाँ पर 52,300 के आसपास बैंक निफ्टी ओपनिंग देता है। तो डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में आपका 52,100 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। उसके नीचे 51,800 का लेवल देखने को मिल सकता है यदि मान लो इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है। उसके बाद आपका 51,600 का एक अच्छा खासा सपोर्ट बनकर आता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक्चुअली 600 के आसपास समझ लो या 680 है, एग्जैक्ट फिगर जो 680 का है, तो आप उस हिसाब से थोड़ा सा खुद का भी देखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 680 लिख देते हैं। अब उसके बाद हम लोग अपसाइड की बात कर लेते हैं, तो अपसाइड में आपका क्या है 52,300 है। ठीक है, इसके ऊपर यदि निकलता है तो 52,500 का एक लेवल देखने को मिलेगा और उसके बाद 52,750 का भी लेवल देखने को मिलेगा। ये एक रेंज है 52,750 से लेके 52,850 तक। इसके ऊपर बाजार में एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को दोबारा से मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर आपको यदि मान लो गैप डाउन ओपनिंग हो गया बैंक निफ्टी में, यानी कि 52,000 के आसपास बैंक निफ्टी ओपनिंग देता है, तो डाउन साइड में कहाँ तक है 51,800 से लेकर के आपका 51,680 तक। ठीक है, हो सकता है इसको ब्रेक नहीं करे, लेकिन स्टिल यदि कर देता है तो इन दैट केस उसके बाद थोड़ा और नीचे हमें देखने को मिलेगा। तो उसके लेवल्स थोड़ा सा हम लोग लाइव मार्केट में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर नेक्स्ट ऊपर की बात कर लेते हैं, तो 52,000 से यदि ऊपर जाता है तो 52,200 एक लेवल है।
उसके ऊपर आपका 52,400 से लेकर, यदि मैं मान के चलता हूँ 450 मान लेते हैं, क्योंकि 400 से 500 का एक रेंज है, तो यहाँ पर आपका 450 अपने एवरेज आराम से देख सकते हैं। उसके बाद आपका मेन जो रेजिस्टेंस आएगा आपका वो 52,670 के आसपास का आएगा। तो ये हो गया आपका गैप डाउन एनालिसिस। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्लैट के केस में, मतलब 52,140 के आसपास यदि मान लो ओपनिंग होता है तो डाउन साइड में कहाँ तक है, 52,000 का लेवल यदि मान लो ब्रेक होता है तो इन दैट केस आपका 50 देखा जाए तो ये एक साइकोलॉजिकल मार्क है, राइट। तो 51,800 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद और नीचे में 51,680 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है, क्योंकि वहाँ पर आपका 100 का डेमा है, तो ये बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। ऊपर की बात कर लेते हैं तो ऊपर में 52,200 तो एक छोटा सा लेवल है, लेकिन 300 का मेन रेजिस्टेंस आ जाएगा उसके बाद, और उसके बाद आपका 52,500 आ जाता है। उसके बाद आपका 52,670 आ जाता है। बाकी हम लोग लाइव मार्केट में रिव्यू करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, और ऑब्वियस सा बात है फेड का भी आपको बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।